हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसके बाद जो है सो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। और दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले जो मैंने पिछला वीडियो करवाया था, जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो करवाया होगा, वो उसमें पार्ट 4 तक बन चुका है। पार्ट 4 तक जो है सो आपका बन चुका है, तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जब हम पार्ट 4 कर रहे थे, ये पार्ट 4 कर रहे थे, उस टाइम हम सिर्फ 8 ही क्वेश्चन तक पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का जो नंबर था, वो क्वेश्चन का नंबर था आपको कुल टोटल था आपको 10। तो 10 में से आपको 2 क्वेश्चन रह गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। इसके बाद आज का हमारा जो भी वीडियो होगा, उस वीडियो पे हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट 5 में जो भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने पार्ट 4 पे आते हैं, और उसका जो जो भी आपका क्वेश्चन बचा था उसको पूरा कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पार्ट 4 में जो है सो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन तक कराए गए थे, और मैं यहाँ पे जो लेके आया हूँ वो 9th नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। और 9वां नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। और देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो आप लोग बस इतना कीजिए कि आप पेन और कॉपी लेके बताइए। यदि मैं यहाँ पे कोई एक लेटर या किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये भारतवर्ष के किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या कर लिया गया, पूछ लिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग 9th नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, 9th नंबर क्वेश्चन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऑप्शन आपको पढ़ के बता दूं कि जो भी इसका ऑप्शन है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा लुम्बिनी और चौथा जो है सो आपका गया है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। हालांकि कितना कोई को लगता है कि इसकी राजधानी जो है, लगता है कि वैशाली है, लेकिन इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र है। तो आप सभी को याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये पाटलिपुत्र थी। और आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये पाटलिपुत्र जो है सो मौर्य साम्राज्य कहाँ पे शासन करा था, तो वो सब मगध पे शासन करा था। कहाँ पे शासन करा था, मगध पे। आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, जिस टाइम में मगध पर मौर्य सम्राट शासन कर रहे थे, उस टाइम पाटलिपुत्र, उस टाइम मगध का राजधानी कहाँ था। तो आपको सही आंसर देना है पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा। दोस्तों, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, वो भी किससे संबंधित है, तो आपको मौर्य वंश से संबंधित है। किससे, मौर्य वंश से संबंधित है। और इसमें हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भी हमारा ये मौर्य वंश है क्या, और इसका संस्थापक कौन था, और इस काल में क्या सब हुआ, और इस पे हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। तो इसका जो आपको संस्थापक था, आपको मैं लिख देता हूँ। संस्थापक संस्थापक जो है सो आपको यही चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना कर पाए थे, तो उस व्यक्ति का नाम है चाणक्य। क्या नाम है, चाणक्य। और चाणक्य का जो है और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कोई भी नोट बना रहे वो लिख लीजिएगा, विष्णुगुप्त। और इसी का एक और फेमस नाम है जिसका नाम है कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य। और इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है कि आपको ये किसी देश की इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि ये जो है सो आपको शासन, प्रशासन और राजनीतिक को लेके है। किसको लेके है, सबसे पहले तो राजनीतिक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा जो है सो आपको प्रशासनिक, कि आपको किस तरह से शासन करना है। और जो भी राजनेता होते हैं वो एक ना एक बार इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। और उसके बुक, और आप लोग याद रखिएगा कि विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, जिसका नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, उसकी बुक का क्या नाम था, तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का मेन विषय क्या था, तो अर्थशास्त्र का मेन विषय था कि प्रजा पे शासन व्यवस्था कैसे स्थापना की जाए, किस तरह से हम अपनी प्रजा में शासन करें। तो फिलहाल हम आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा। सबसे पहले तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठने वाला इसका जो इसी का एक इसका पुत्र था, जिसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है,
बिंदुसार। तो इसी का पुत्र का नाम है बिंदुसार। और इसने जो शासन किया था वो मगध पे, उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक माना जाता है कि इसने क्या किया था, बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन किया था। और इसी का पुत्र होता है कौन, तो आपको महान अशोक। कौन होता है, महान अशोक। सॉरी, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैं लिख देता हूँ आपको, महान अशोक। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार, और इसके बाद इसका पुत्र महान अशोक। और इससे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए देख रहे होंगे, जिसका नाम है, जिसमें ऑप्शन आपको मिल रहा होगा बिंबिसार। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर कभी बिंबिसार नहीं करना है, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पीड़हंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसको पीड़हंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने क्या की थी, अपने ही पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी, मौत। और अजात शत्रु को कौन मार दिया था, तो इसका पुत्र उदयन। कौन मार दिया था, उदयन। उदयन मार दिया था। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसी का पुत्र, इसीलिए इस वंश में, हर्यक वंश में, बाप को बेटा मार देता है, पिता को पुत्र क्या कर देता है, मार देता है। इसी के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ जाता है, हर्यक वंश। तो दोस्तों, जो भी हमारा पार्ट 4 का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हमने कर लिया है पूरा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है सो हमारा 5 है, तो हम अभी करेंगे। सबसे पहले इसको पॉज कर देते हैं, इसके बाद आते हैं हम अपने टॉप टॉप पार्ट 5 पे। आ चुके हैं हम अपने पार्ट 5 पे, और पार्ट 5 में हम देखते हैं कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था। तो सबसे पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से और गौर गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, यानी कि तीन कठिया प्रणाली किस खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है रेशम की खेती, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जूट की, ऑप्शन नंबर सी में नील की, और ऑप्शन नंबर डी धान की। तो आप लोग याद कीजिए, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था, चंपारण। इस यहाँ पे लिख देता हूँ, चंपारण सत्याग्रह। ये जो है सो आपको इसी तीन कठिया प्रणाली से संबंधित है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये कितने ईस्वी में हुआ, ये 1917 में हुआ। कितने में, 1917 में हुआ। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लो, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कंफ्यूजन ना आप लोग को। तो आइए देखते हैं कि तीन कठिया प्रणाली थी क्या, और इसके लिए क्यों गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो दोस्तों, किसान को अंग्रेज ने ऐसा आदेश दिया कि आप लोग एक बीघा में आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बीघा में कितना होता है, तो 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में, यानी कि 20 पार्ट में, आपको 3 पार्ट में क्या करना है, तो आपको इस नील की खेती करना है। किसकी खेती करना है, नील की खेती करना है। लेकिन किसान को नील की खेती करने से बहुत ही घाटा लगता था। उसको उपज भी सही से नहीं होती थी, और खेत की जो उर्वरा शक्ति थी वो भी खत्म होती जाती थी। इसीलिए किसान ने क्या किया, इसके इसके खिलाफ विद्रोह किया। और बिहार के कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी से कहा, और महात्मा गांधी जी ने जो है सो आपको चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के लिए सबसे पहला अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो आप लोग को उम्मीद है कि आपको पहला पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि तीन कटिया प्रणाली किससे संबंधित है। तो तीन कटिया प्रणाली जो है सो नील की खेती से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का समय काल कितना था। तो आप लोग देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 15 से 600 BC, 15 से 1000 BC, 1000 से 600 BC, और 1700 से 2500 BC। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वैदिक सभ्यता है, ये जो वैदिक सभ्यता है, सॉरी, हाँ, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा है। वैदिक सभ्यता का वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, उसको दो उसको सबसे पहले वैदिक सभ्यता को तो दो पार्ट में बांटा गया। पहला है ऋग वैदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक। ठीक, और ऋग वैदिक का टाइम पीरियड था आपको, ये 1000 से लेके, सॉरी, 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000 का था। और उत्तर वैदिक का काल का टाइम पीरियड कितना था, 1000 से लेके 600। आपको ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो दो पार्ट था, तो उसमें आपको सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपको ये 1500, और लास्ट वाले में कितना आ जाता है, 600। यानी कि जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था वो कितना था, 1500 से लेके 600 BC। बीसी का मतलब होता है कि ईसा के जन्म से भी पहले का जो डेट था उसको क्या बोलते थे हम लोग, बीसी बोलते थे। और एक बात और याद रखिए कि इस वैदिक सभ्यता में आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो भी आपको वेद है उस सारे वेदों के बारे में पढ़ने। और सभी को पता है कि वेद कुल कितने हैं, वेद कुल
4 है। ऋग वैदिक काल के बारे में आपको ये भी पूछा जाएगा कि बताइए ऋग वैदिक काल की किस कैसी थी, मातृ शतात्मक या पृथ शतात्मक। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये कैसी थी, पृथ शतात्मक। यानी कि इस काल में जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय लिया जाता था वो किसके द्वारा लिया जाता था, पिता के द्वारा लिया जाता था, पुरुष के द्वारा लिया जाता था। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता का कुछ आपका क्या है, इमेज है। इस काल में लोग भगवान में ज्यादा विश्वास रखते थे, बिलोंग करते थे, है ना। ऋषि मुनि इस काल में ज्यादा हुआ करते थे। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश को किस वंश को पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि पृथहंता वंश के नाम से कौन सा वंश फेमस है, हर्यक वंश। ये क्वेश्चन बहुत बार और पूछ गया, ये आपको एनएमएस का एग्जाम जो आप लोग का है ये, या फिर किसी भी इंट्रांस एग्जाम, या फिर आप एसएससी की बात कर ले तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप लोग को अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। हर्यक वंश का संस्थापक था आपको बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। इसका बेटा था अजात शत्रु, है ना। तो इस अजात शत्रु ने क्या किया, तो गड्डी अपने पिता की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। और क्योंकि अजात शत्रु को क्या बनना था, शासक बनना था, मगध पे क्या करना रहता था, शासन करना रहता था। इसीलिए अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया, अपने पिता की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को कहा गया कि इस वंश को आज से हम लोग पृथनता वंश के नाम से जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको पता है कि इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले कुछ देर पहले फुल डिटेल दे दी थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मुसलमान महिला शासक कौन थी, प्रथम मुसलमान महिला शासक कौन थी। तो आप सभी को बता दूं, पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा झांसी की रानी, तीसरा बनो खान और तीसरा है अदीमा बेगम। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग को दिल्ली सल्तनत में पढ़िएगा गुलाम वंश, क्या क्या है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश में आता है ऐबक, कौन आता है, ऐबक आता है। और ऐबक का कौन रहता है, दामाद रहता है, जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। क्या नाम रहता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का ही पुत्री कौन रहती है, रजिया सुल्तान, जो क्या करती है, सबसे पहले मुसलमान शासक बनती है भारत में। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मुसलमान महिला शासिका। तो आप लोग को याद रखना है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान से और भी जुड़ी बात है कि रजिया सुल्तान ने क्या किया, पर्दा प्रथा को खात्मा करने की प्रयास की थी। पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा क्या आप सभी को पता है कि पर्दा प्रथा उसको बोलते हैं जो भी हिंदू महिला है वो घूंघट करती है, और जो भी मुसलमान महिला है वो सब क्या करती है, तो वो बुर्खा पहनती है। हालांकि आपको कहीं भी किसी भी शास्त्र में, जितना तक मुझे पता है कि आपको ये पर्दा प्रथा के बारे में नहीं है, फिर भी हम लोग ने इस पर्दा प्रथा को चला रखा है। तो जब रजिया सुल्तान शासक बन गई तो रजिया सुल्तान पर्दा करके अपने दरबार में नहीं आती थी। वो जो है सो कोट और ताज जो भी उसका आभूषण था वो सब पहन के आती थी। वो क्या की, पर्दा को नहीं एक्सेप्ट की। इसीलिए वहाँ के लोगों ने रजिया सुल्तान का क्या किया, विरोध किया। और कुछ समय के बाद क्या किया, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान का फोटो आप देख रहे हैं, यही है रजिया सुल्तान। आप लोग देख रहे हैं इसमें रजिया सुल्तान ने क्या किया है, तो ये अपना ताज पहनी है, इसमें भी ताज है। और देखिए क्या कहीं ने अपने फेस पे कुछ भी पर्दा लगाई है, नहीं। इसका जो नकाब है आपको देखिए, ये यहाँ पे है नकाब। तो इसीलिए इसको पर्दा प्रथा को भी समाप्त करने की क्या की, कोशिश की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सीसा का सिक्का का प्रचलन कराया। तो पहला ऑप्शन है आपको अशोक, दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है हेमचंद्र। तो आप सबको पता होगा कि अशोक जो है सो आपको मौर्य वंश का शासक है, और इसने क्या किया, सिक्का का प्रचलन नहीं किया। हेमचंद्र जो है सो आपको पता है कि हेमचंद्र हेमू जो भारत के प्रथम हिंदू शासक माना जाता है, प्रथम सॉरी लास्ट अंतिम, क्या माना जाता है, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। अजातशत्रु हर्यक वंश से बिलोंग करता है, और ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथनता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बच के कौन गया, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये जो है सो सातवाहन से, किस वंश से बिलोंग करता था, सातवाहन वंश से। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये शीशे के सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था, जिसने क्या किया, शीशे का सिक्का चलाया, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इस वंश से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपने नाम से पहले अपनी माता के नाम का उपयोग किया लगाने में। तो देखिए इसका नाम है सतकर्णी, लेकिन इसकी माता का क्या नाम था, गौतमी। और इसने उसी के आधार पर अपना पूरा नाम रखा, गौतमी पुत्र सतकर्णी।
तो इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए किस शासक ने सबसे पहले अपनी माँ अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम रखा। तो वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट में। और आप लोग जो देख रहे हैं ये है वही सोना का सिक्का है, सॉरी वही शीशे का सिक्का है। दोस्तों इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बच गया, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन बच गया है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हो, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हुआ तो आप लोग को भी जो वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम होगी। और अभी चैनल जो है सो नया नया है और ज़्यादा कोई जुड़ा भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करें। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ कि इस चैनल को जितना हो सके आप उतना क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है सो क्या करना है, आपको शेयर करना है। तो इसी सब के साथ हम आज की क्लास को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर